हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। आज विचार है आप लोगों को पढ़ाने का, थोड़ा लंबा पढ़ाऊं। मन है कि थोड़ा लंबा जाऊं, लंबा पढ़ाऊं, थोड़ी वीडियो। चलिए आज क्या पढ़ेंगे, थोड़ा आप लोग कभी कभी कमेंट करके बताइए कि क्या पढ़ना है आप लोगों को। उसके बारे में भी आपको हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आपका जो भारत में व्यापार से लेकर के साम्राज्य तक जो है, जो कंपनी की सत्ता थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यापार से साम्राज्य तक जो कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, वहाँ से हम आप लोग को पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे क्या कौन सी कहानी घटित हुई थी, ठीक है। चलिए आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिए, लगे रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मुग़ल बादशाहों में जो औरंगज़ेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे और उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जो ज़मींदार थे अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। आपको शायद पता नहीं होगा, या अगर आप जानते हैं तो आप मुझे बताइए कि अंग्रेज़ जो पहले जो अंग्रेज़ आए थे, एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक दिन इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, कैसी कैसी घटनाएं हुई, किन किन लोगों से पाला पड़ा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उनके चार्टर से इजाज़त ले ली और इजाज़त लेने के बाद कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। और इस इजाज़तनामे का यह मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी उस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा से कोई भय नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि उनके चार्टर में ऐसा लिखा हुआ था कि उनसे कोई होड़ नहीं कर सकता। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बच कर के ही ज़्यादा मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा वाला न हो तब वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। लेकिन ये शाही दस्तावेज जो था, दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था और 17वीं शताब्दी के शुरुआत के जो डच थे, डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी कि यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने जो बारीकी सूती कपड़े होते थे, जो रेशम होते थे, उनकी ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा जो केरल में मिर्च होती थी, मसाले होते थे, काली मिर्च होती थी, लौंग होती थे, इलायची होते थे, दालचीनी, इन सब की एक ज़बरदस्त मांग थी। और यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती स्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे जो मुनाफा होता था वो गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे, हटा दे उसको, जो उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज़ को रास्ते में समुद्र में ही डुबा देती थी, या रास्ते में कोई रुकावटें पैदा कर देता था, या माल से जो लदा जहाज़ है उसको आगे ही नहीं जाने देता था। बहुत तरह का इस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा होने लगा, ठीक है।
यह जो व्यापार था यह हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे और इस प्रकार एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब हम देखेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे भाई सब सारी घटनाएं घट गई। सारी घटनाओं को समेटेंगे, सारी घटनाओं को जहन में लेंगे, सारी घटनाओं को देखेंगे। ठीक है, पहली जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी इंग्लिश फैक्ट्री, 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। और इस फैक्ट्री में उनका वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली जो चीज़ें थी उनको वहाँ पर जमा किया जाता था और यहीं पर उनके दफ्तर थे, यहीं पर उनके ऑफिस थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था और 2 साल बाद उस मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव था कालिकाता, जो बाद में कलकत्ता कहलाया और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था उस समय कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, लेकिन कंपनी ज़्यादा रियायतें हासिल करना चाहती थी और पहले से जो मौजूद अधिकार थे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। अगर एग्जाम्पल मान लें कि औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर से भी अपना व्यापार चलाते थे, तो कंपनी के निजी जो अफसर थे वो भी जो अपना व्यापार चलाते थे उन्होंने भी शुल्क देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने शुल्क देने से इनकार कर दिया तो इससे बंगाल में यानी कलकत्ता में जो राजस्व की वसूली थी वो बहुत ही कम हो गई। तो ऐसे में बंगाल के उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो थे मुर्शीद कुली खां। तो आप बताइए, अगर राजस्व कम हो रहा है तो कौन विरोध नहीं करेगा? तो मुर्शीद कुली खां ने विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों नहीं करते? पैसा आना बंद हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक बने थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी थी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व कम हो रही है, बंगाल में राजस्व नहीं आ रही है, उनका जो राजस्व है वो कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का कोशिश किया कि भाई तुमको अपमानित करेंगे। लेकिन कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की जो बेतुकी मांग है उससे कंपनी का जो व्यापार है वो तबाह हो जाएगा। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और जो किले हैं उनका फिर से निर्माण करना होगा। ये जो टकराव है, ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और इन टकरावों की जो परिणति थी, इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। ठीक, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य जो सुविधा है वो आसानी से दे दें। ठीक है, ये आनाकानी करता था। कौन? सिराजुद्दौला आनाकानी करता था, नहीं देता था जल्दी। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोक दे और जो राजस्व है बाकायदा राजस्व को चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में जो इस कंपनी थी इंग्लिश फैक्ट्री, उस पर हमला बोल दिया था। नवाबों की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डलवा दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे का जो कंपनी के जो कलकत्ता स्थित किला था
उस पर कब्जा करने के लिए रुख कर दिया कि चलो अब उस पर कब्जा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में जो तैनात थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने भी अपने सेनाओं को रवाना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण यह था कि उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। मीर जाफ़र थोड़ा घुस गया उधर दूसरे तरफ, विरोधी पार्टी की तरफ। तो मीर जाफ़र की जो टुकड़ी थी उसने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था मीर जाफ़र को कि सिराजुद्दौला को जब हम हटा देंगे ना तो तुमको हम बना देंगे नवाब। मीर जाफ़र को हो गया कुर्सी का लोभ, तो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के साथ लड़ा नहीं। आखिर में सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य क्या था कि व्यापार को फैलाना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई के ही अगर किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जल्द ही कंपनियों को यह एहसास होने लगा था कि उसका रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली जो नवाब बनाया था वह भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलता था। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा के नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखाना करना पड़ता था। तो फिर कंपनियां क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे भी हटा दिया। फिर मीर कासिम को बना दिया मीर जाफ़र को हटा करके। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हो गई 1764 में, उसमें उसको भी हराना पड़ा। बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, व्यापारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह भी थी कि उसमें ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की जो दीवानी मिलने के बाद जो है ब्रिटेन से जो सोना थी उसके लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। जब दीवानी मिल गई, सारा पैसा हमारे पास ही है, तो हम क्यों लाएँ ब्रिटेन से सोना? ठीक है, तो अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशम कपड़े का जो व्यापार था वो खरीद सकता था, कपड़ा खरीद सकता था, अपनी फौजों को संभाल सकता था और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का जो निर्माण होता है उसके लागतों को भी उठा सकता था। नवाब बनने का क्या मतलब था? जब कंपनी कि जो अफसर है वो जब कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे तो उसका क्या मतलब था? इसका एक ही मतलब तो था कि कंपनी के पास अब और सत्ता हो गई और भी ताकत हो गई, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी थे। कंपनी का जो कर्मचारी है वो नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। जितना भी कंपनी का कर्मचारी है सब नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जिसको कि अभी हम लोग चेन्नई बोलते हैं, मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,02 पौंड के बराबर थी, आसपास थी। दिलचस्प बात यह है उस समय की कि यहाँ उसकी दौलत इतना कैसे हो गया? ठीक है, गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसे ख़त्म करने का काम उसको सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति का
जो स्रोत था वो संदेह लगने लगा कि भाई ये कहाँ से आ गया इतना सारा इसके पास। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा कि उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से भी आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। जो उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक बनाया जाता था। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखेंगे तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें बहुत आगे बढ़ाना था। रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनियों ने रियासतों पर सहायक संधि भी सौंप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार सहायक संधि थोप दी जाती थी। जो इस रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका जो इलाका था कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। एग्जाम्पल में अगर समझ लीजिए कि जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था 1798 और 1805 के बीच, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब जो था सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने के लिए चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से इस बात को स्पष्ट समझा जा सकता है कि हैदर अली जिन्होंने शासन किया था 1761 से 1782 तक, और उनका जो पुत्र था टीपू सुल्तान जिनका शासन 1782 से 1799 तक था, उस जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार था वो मैसूर में होने लगा, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात है वो रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी कारोबार थे, तो जो फ्रांसीसी कंपनी थे, उस व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। कंपनी की फौजों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठाओं, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों का अंग्रेज़ों ने बंधक बना लिया था इस संधि में और अपने पास रख लिया था। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769 तक पहली बार हुई, 1780 से फिर 84 तक हुई, फिर 1790 से 92 तक हुआ, फिर लास्ट में 1799 में हुआ। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे और मैसूर का जो राजकाज था वो पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई थी। इस तरह से साम्राज्य से लेकर के कंपनियों के शासन तक की कहानी हमने आपको यहाँ पर भी बता दिया। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जब अच्छे से आप सुनेंगे तो इसमें सारी चीज़ों का पता आपको लग जाएगा कि कंपनियाँ किस उद्देश्य से यहाँ पर आई थी और इस तरह क्यों हो गया कि भारत पर वो शासन करने लगे। ठीक है, तो आई होप
हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा, आप समझ लिए होंगे इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।